नमस्कार, मैं प्रियदर्शन कुमार सिविल सर्विस स्पोर्ट चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने कहा था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की चर्चा मैं दो पार्ट्स में बांटकर करूंगा। तो पहले पार्ट्स में मैंने प्रस्तावना के 3 डायमेंशंस पर चर्चा की थी कि प्रस्तावना से हमारा आशय क्या है, प्रस्तावना के मूल पाठ क्या हैं, प्रस्तावना के मूल तत्व क्या हैं। आज मैं शेष 5 डायमेंशंस पर चर्चा करूंगा और वह है कि प्रस्तावना का क्या महत्व है, प्रस्तावना की वैधानिक स्थिति, प्रस्तावना में समाजवाद और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े जाने का औचित्य, प्रस्तावना और पंथ निरपेक्षता विवाद, प्रस्तावना और समाजवाद। तो सबसे पहले मैं प्रस्तावना के महत्व पर चर्चा शुरू करता हूँ। जब मैं प्रस्तावना के महत्व पर की बात करता हूँ तो इससे हमारा तात्पर्य है कि आखिर भारतीय संविधान की प्रस्तावना की ऐसी कौन सी खूबी है जिन खूबियों के कारण यह हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंस रखता है। तो संविधान प्रस्तावना जो है वह संविधान निर्माताओं के उन मूल्यों एवं आदर्शों को जानने का जरिया है या माध्यम है जिन मूल्यों एवं आदर्शों की स्थापना के लिए संविधान का निर्माण किया गया है, जैसे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। और सेकेंड पॉइंट है इसी में कि ये जो जिसकी चर्चा पहले पॉइंट में की गई है कि समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, ये जो आदर्श हैं उन आदर्शों की हम प्राप्ति कैसे करेंगे। तो इसकी चर्चा सेकेंड पॉइंट में है कि जिन आदर्शों एवं मूल्यों की स्थापना की बात की गई है उसे हमें कैसे प्राप्त करना है। तो वे जो हैं आदर्श या मूल्य, उसे प्राप्त करने के कौन कौन से तरीके जिसकी चर्चा ये संविधान की प्रस्तावना में की गई है। तो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय आदि के द्वारा हम जो है उसकी प्राप्ति कर सकते हैं। ये तीसरा पॉइंट है कि प्रस्तावना जो है यह बताता है कि संविधान के प्राधिकार का स्रोत क्या है, अर्थात संविधान का जो निर्माण किया गया है वह किसकी अनुमति से, किसके आदेश से संविधान का निर्माण किया गया है। तो निश्चित रूप से संविधान के प्राधिकार का जो स्रोत है वह भारत की जनता है। चौथा इसका इम्पोर्टेंस है कि प्रस्तावना के महत्व का पता उसकी वैधानिक स्थिति से भी चलता है। देखें कि इसकी वैधानिकता को लेकर एक लंबे समय तक विवाद चलता रहा, चाहे हम गोपालनवाद की बात करें, चाहे हम बेरुवारी मामले की बात करें, चाहे हम केशवानंद भारतीवाद की बात करें, चाहे हम बम्बईवाद की बात करें या LIC मामले में। तो इस तरीके से जो है इसके वैधानिकता का इसके इम्पोर्टेंस का हमें पता चलता है। अब 5वां पॉइंट है कि प्रस्तावना को संविधान के भाग के रूप में स्वीकार किए जाने से संविधान के निर्वचन में मार्गदर्शक के रूप में उसकी महत्ता का और भी बढ़ जाना। कहने का तात्पर्य यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक वाद में कहा था कि अगर संविधान का कोई शब्द या कोई उपबंध जिसमें अस्पष्टता हो तो उस स्थिति में उसकी व्याख्या के लिए संविधान की प्रस्तावना का जो है संविधान की प्रस्तावना की मदद जो है वह ली जा सकती है। 6 पॉइंट है कि संविधान के बुनियादी ढांचे की पहचान, ठीक है। और जब हम बुनियादी ढांचे की बात करते हैं तो यह जो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर जो है यह सर्वप्रथम
केशवानंद भारतीवाद में उभरकर हमारे सामने आता है, जिसकी हम चर्चा आगे विस्तार से करेंगे। प्रस्तावना के संदर्भ में 7वां पॉइंट है कि प्रस्तावना से संविधान के लागू होने की तारीख की जानकारी भी मिलती है कि हमारा संविधान जो है कब लागू हुआ। तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। प्रस्तावना के महत्व की बात करने के बाद अब मैं प्रस्तावना की वैधानिकता पर चर्चा करूंगा। और एक चीज़ का इसमें ध्यान रखें कि जानबूझकर जो है वह पॉइंट आउट किया गया है, चाहे प्रस्तावना का महत्व हो या फिर प्रस्तावना की वैधानिकता हो या फिर ये संविधान में समाजवाद और पंथ निरपेक्ष जो संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े जाने का औचित्य की बात हो या फिर पंथ निरपेक्षता और समाजवाद की सारे जितने भी डायमेंशन हैं सभी में एक पॉइंट आउट करके चीज़ों को रखा गया है, ताकि अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसे डायरेक्ट यहाँ से पिक किया जा सकता है और वहाँ आंसर में से पेस्ट करके अपने तरीके से उसकी व्याख्या की जा सकती है। तो आगे है नेक्स्ट डायमेंशन की प्रस्तावना की वैधानिकता। इसकी क्या वैधानिकता है? जब हम प्रस्तावना की वैधानिकता की बात करते हैं तो देखें कि संविधान को अंतिम रूप जब दिया जा रहा था तो उसी समय संविधान में प्रस्तावना को भी अलग जगह दी गई और इस विवाद या इस वैधानिकता या अवैधानिकता का जो है मुद्दा वह वहीं से उठकर खड़ा होता है कि आखिर संविधान को अंतिम रूप दिए जाने के बाद संविधान की प्रस्तावना को जो है संविधान में अलग जगह क्यों दी गई। तो तभी से यह विवाद जो है उठ खड़ा होता है और पहली बार जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो उस समय संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे, ने प्रस्तावना को संविधान का अंग माना। और इसका कारण यह था कि जिस प्रकार संविधान के अन्य उपबंधों पर विस्तार से चर्चा हुई, ठीक उसी प्रकार प्रस्तावना को भी काफ़ी बहस के बाद स्वीकार किया गया। अब देखें कि प्रस्तावना की वैधानिकता को लेकर न्यायालय में उठने वाले वाद। तो सबसे पहला जो वाद सुप्रीम कोर्ट के सामने आता है वह है गोपालन वाद 1950, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना न संविधान का भाग है, न शक्ति का स्रोत है और न ही न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय। प्रवर्तनीय से तात्पर्य है कि हम देखें कि जिस प्रकार संविधान में जो मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है, अगर सरकार के द्वारा उस मौलिक अधिकार को किसी कानून के द्वारा सीमित करने की कोशिश की जाती है तो उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और उसे हम चुनौती देते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर हम प्रस्तावना के संदर्भ में अगर न्यायालय जाते हैं तो हम इसे चुनौती नहीं दे सकते हैं। यही कारण है कि इसे जो है न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं बनाया गया है। नेक्स्ट वाद है बेरुवाड़ी वाद 1960। इसका भी एक महत्वपूर्ण अपना इम्पोर्टेंस है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना के महत्व को पहली बार स्वीकार किया और उन्हीं के शब्दों में अगर कहें तो उद्देशिका संविधान निर्माताओं के विचार की कुंजी है। अर्थात प्रस्तावना को मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में पहली बार इस वाद में बेरुवाड़ी वाद में स्वीकार किया गया। हालांकि इसमें यह भी कहा गया कि प्रस्तावना जो है न तो शक्ति का स्रोत है और न ही संविधान का भाग है। और एक चीज़ और देखें कि मार्गदर्शक सिद्धांत
से यहाँ तात्पर्य यह है कि जहाँ संविधान के किसी उपबंध में शब्द की अस्पष्टता हो तो उसकी व्याख्या के लिए प्रस्तावना की सहायता ली जा सकती है। नेक्स्ट वाद है गोलकनाथवाद 1967। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा के रूप में स्वीकार किया, लेकिन इसमें भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि प्रस्तावना जो है वह संविधान का भाग नहीं है, यह अपरिवर्तनीय है, मतलब न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया, जैसा कि बेरुबारी मामला में सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया था। अब आगे है केशवानंद भारती वाद, और यह इस वाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया वह फैसला जो है वह ऐतिहासिक, उस फैसले को ऐतिहासिक फैसले के रूप में जाना जाता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार यह स्वीकार किया कि प्रस्तावना जो है वह संविधान का भाग है, जबकि इससे पहले चाहे गोलकनाथवाद हो, बेरुबारी मामला हो या फिर गोपालनवाद, किसी में इस बात को स्वीकार नहीं किया। दूसरा इसका अहम फैसला था कि संविधान, जिसमें उन्होंने कहा कि संविधान के किसी उपबंध में अस्पष्टता हो तो मार्गदर्शन हेतु प्रस्तावना की सहायता ली जा सकती है, जिसकी चर्चा गोलकनाथवाद में भी है और बेरुबारी मामले में भी है। तीसरा इसका जो है अहम फैसला था, निर्णय था, जिसमें कहा गया कि संसद संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकती है। एक बार फिर से सुने कि संसद जो है वह संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकती है, लेकिन वह संविधान के मूल ढांचे अर्थात बेसिक स्ट्रक्चर को प्रभावित करने वाला नहीं होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर संविधान जो है संसद जो है संविधान की प्रस्तावना में अगर संशोधन करती है तो ठीक है, वह उसका अधिकार है, लेकिन उसके मूल ढांचे, उसके बेसिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन नहीं करना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जिसकी व्याख्या जो है डिटेल के रूप में आगे किया गया है। आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का स्रोत नहीं है और ना ही इस पर किसी प्रकार का मर्यादा आरोपित है। आगे उन्होंने कहा कि उन्हीं के शब्दों में अगर कहें तो हमारे संविधान का प्रसाद उद्देशिका में वर्णित बुनियादी तत्वों पर खड़ा है, जिसकी चर्चा अभी की, ये बेसिक स्ट्रक्चर की। आगे कहा कि यदि उनमें किसी भी तत्व को बाहर निकाल दिया जाए तो सारा ढांचा ही ढह जाएगा और संविधान अपनी पहचान और व्यक्तित्व को खो देगा। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत ही नहीं, किसी भी देश के संविधान को अगर हम देखें तो उसमें एक बुनियादी ढांचा, एक मौलिक चीज़ें होती हैं, अगर उन मौलिक चीज़ों को अगर हटा दें तो उसकी जो आत्मा है वह कहीं ना कहीं मर जाती हैं। और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना में संशोधन की बात तो की, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को अप्रभावी बनाते हुए। आगे देखें
कि न्यायालय जो है वह संविधान के अपरिवर्तनीय बुनियादी ढांचे, मतलब जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, अपरिवर्तनीय बुनियादी ढांचे का स्रोत उद्देशिका के शब्दों में खोजने का प्रयास किया। आगे देखें बोम्मई वाद 1994। इस वाद में भी सुप्रीम कोर्ट ने उद्देशिका को संविधान के भाग के रूप में स्वीकार किया। आगे उन्होंने कहा जो कि केशवानंद द्वारा दिए गए बेसिक स्ट्रक्चर को ही आगे बढ़ाने का प्रयास था। तो आगे उन्होंने कहा कि समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय, संघात्मकता, एकता और अखंडता और न्यायिक पुनर्विलोकन जो है जुडिशियल रिव्यू, वह संविधान के बुनियादी ढांचे हैं, बेसिक स्ट्रक्चर हैं। अब छठे वाद में देखें जो कि LIC मामला 1995 है। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का आंतरिक हिस्सा बताया है। अब अभी तक जो वाद की चर्चा की उससे क्या निष्कर्ष निकलकर सामने आता है, तो देखें निष्कर्ष के रूप में हम यह निकाल सकते हैं कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न भाग है। संविधान के उपबंधों में अस्पष्टता होने पर संविधान के निर्वचन हेतु प्रस्तावना की सहायता ली जा सकती है। आगे कि प्रस्तावना शक्ति का स्रोत नहीं है और इसमें एक चीज़ ध्यान रखें, कोई भी वाद हो, गोपालनवाद हो, बोम्मईवाद हो, केशवानंद भारती वाद हो, किसी में भी प्रस्तावना को शक्ति का जो है स्रोत वह नहीं माना गया है। आगे है इसी में कि प्रस्तावना जो है न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, अर्थात इसे जो है न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता है। अब हमारा नेक्स्ट डायमेंशन है संविधान में समाजवाद और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े जाने का क्या औचित्य है, औचित्य सही है अथवा गलत है। देखें कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े जाते हैं और इसे ध्यान रखिएगा कि यह जो है स्टेट PCS हो या फिर UPSC के द्वारा पूछे जाते हैं। वह कौन से 3 शब्द हैं, तो समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। फिर से सुने, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। और यहाँ से एक प्रश्न भी उभर कर सामने आता है कि क्या संविधान में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द नहीं जोड़े जाते तो क्या ये हमारा जो संविधान है वह पंथ निरपेक्ष नहीं था, समाजवाद नहीं था या फिर अखंड नहीं था। तो इस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि इन शब्दों को जो जोड़ा गया है वह कहीं न कहीं राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जो है पूर्व से ही संविधान में अंतर्निहित मानकर चला गया था। यही कारण है कि इसकी जो चर्चा है प्रस्तावना में अलग से नहीं की गई थी। तो यहीं पर एक और प्रश्न उभर कर सामने आता है, तो क्या इन शब्दों को संविधान की प्रस्तावना से हटा दिया जाए? तो हम इस पर कह सकते हैं कि ठीक है कि संविधान की प्रस्तावना में जो है इन शब्दों को जोड़ दिया गया है, लेकिन जब हम हटाने की बात करेंगे तो कहीं न कहीं
एक प्रकार का जो है असंतोष अल्पसंख्यकों में उभरेगा। नंबर 1। नंबर 2 कि इसके ज़रिए जो है कहीं न कहीं ये अलग बात है कि इन शब्दों के जोड़े जाने से राज्य की प्रकृति में किसी प्रकार का गुणात्मक परिवर्तन नहीं दिखाई देता है, लेकिन इस संशोधन के ज़रिए जो है कहीं न कहीं राज्य की प्रकृति या राज्य का जो चरित्र है समाजवादी पंथ निरपेक्ष, उसकी चर्चा जो है प्रत्यक्ष रूप से कर दी गई है। और इसके पीछे जो एक कारण लगता है वह हो सकता है कि 1970 के दशक में विखंडनवादी शक्तियाँ जो विकराल रूप धारण कर रही थी, जिससे राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता था, इस संशोधन के जरिए उस खतरे को रोकने का प्रयास किया जाता है। और साथ ही यह जो है विघटनकारी शक्तियाँ जो कि विकराल रूप धारण कर रही थी, इस संशोधन के जरिए उसे भी एक सख्त संदेश देने का काम किया जा सकता है। तो समाजवाद और पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़े जाने का जो औचित्य है उसे हम इस रूप में देख सकते हैं। अब नेक्स्ट डायमेंशन है हमारा प्रस्तावना और पंथ निरपेक्षता विवाद। तो संविधान की प्रस्तावना में संशोधन के द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े जाने का औचित्य क्या है, तो इसकी चर्चा जो है हम पहले ही कर चुके हैं, लेकिन अलग संविधान की प्रस्तावना और पंथ निरपेक्षता को लेकर अगर प्रश्न किया जाता है तो आपको इस रूप में आपको लिखना है। और यही कारण है कि मैंने इसको पॉइंट आउट रूप में लिखा है, ताकि आप जो है अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो उसको सही तरीके से आप रिस्पॉन्ड कर पाने में सक्षम हो पाएंगे। तो संविधान की प्रस्तावना में संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े जाने से पूर्व राज्य का चरित्र पंथ निरपेक्ष था या नहीं, तो निश्चित रूप से इसके जोड़े जाने से पूर्व भी जो है राज्य का चरित्र पंथ निरपेक्ष ही था। फर्क यह था कि इसकी जो चर्चा है ये अलग से नहीं की गई और उसे उसी में अंतर्निहित मानकर चला गया, और बाद में जोड़ना यह राजनीतिक कारणों से प्रेरित था, जिसकी चर्चा पहले भी किए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि पंथ निरपेक्ष शब्द को प्रस्तावना में जोड़ना राज्य की प्रकृति को स्पष्टता प्रदान करता है। मतलब यह जो है, जिसकी चर्चा अभी थोड़ी देर पहले भी की थी कि यह जो है प्रत्यक्ष रूप से राज्य के चरित्र को जो है वह दिखाता है। नेक्स्ट है कि लेकिन पंथ निरपेक्ष शब्द प्रस्तावना में जोड़कर हटाना वह सही है या नहीं। तो देखें कि तत्कालीन सत्ताधारी दल की विचारधाराएं धर्म विशेष के प्रति झुकाव को प्रदर्शित करती है। अगर इसके सापेक्ष देखें तो पंथ निरपेक्ष शब्द को प्रस्तावना से हटाना वह उचित प्रतीत नहीं होता है। आगे है कि यह जो है विखंडनवादी शक्तियों को बढ़ावा दे सकता है तथा यह अल्पसंख्यकों में भय व आशंकाओं को जन्म दे सकता है, इसीलिए इसे हटाना सही नहीं है। आप देखें कि राजनीतिक पार्टियों द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े जाने पर ऐतराज़ किया जाता है या असहमति
प्रकट करते हैं। और यही कारण है कि बार बार जो है सुप्रीम कोर्ट में पंथ निरपेक्षता को हटाने के लिए याचिका दायर की जाती है। और ये राजनीतिक पार्टियां कहती हैं कि पंथ निरपेक्ष शब्द जो है कहीं न कहीं हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, अतः इसे हटाने पर जोर दिया जाता है राजनीतिक पार्टियों के द्वारा। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में कहा कि संसद को यह अधिकार है कि वह प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकती है, लेकिन यह संविधान संशोधन मूल ढांचे को प्रभावित करने वाला नहीं होने चाहिए। अगर वह प्रभावित करता है तो वह जो संशोधन है वह अप्रभावी माना जाएगा। आगे है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोम्मईवाद सहित कई मामलों में पंथ निरपेक्षता को संविधान के मूल ढांचे के रूप में स्वीकार किया गया है, जिसकी चर्चा मैंने शुरू में ही किया था। अतः इसे हटाया जाना आसान नहीं है। हालांकि कुछ अपवादों को छोड़ दें तो भारत का चरित्र सामान्य और विशिष्ट परिस्थिति दोनों में ही धर्मनिरपेक्ष रहा है, सेकुलर रहा है। नेक्स्ट डायमेंशन है प्रस्तावना और समाजवाद। तो इसे भी जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था और इसको लेकर भी वही विवाद उठा जिसकी चर्चा मैंने पहले भी की थी। अब देखें कि इसके जरिए जो है ये प्रस्तावना में जो समाजवाद शब्द जोड़ा गया है उसके जरिए जो है समाजवाद को एक भारतीय मॉडल प्रदान किया जाता है। जिसे कहा जाता है भारतीय समाजवाद का भारतीय मॉडल, अर्थात वह मॉडल जो लोकतांत्रिक तरीके से समाजवादी आदर्शों को प्राप्त करने पर जोर देता है। और यह रसिया और चीन के विपरीत निजी संपत्तियों के उन्मूलन और निजी संसाधनों पर राज्य के पूर्ण स्वामित्व को नकारने का काम करता है। जबकि हम रूस और चीन के संदर्भ में देखें तो वहाँ जो है निजी संपत्तियों के उन्मूलन की बात की गई है और संसाधनों पर भी जो है निजी स्वामित्व की बात की गई है। बल्कि भारतीय समाजवाद का भारतीय मॉडल में देखें तो एक कदम और आगे बढ़कर यह सार्वजनिक क्षेत्र की अग्रणी एवं नियंत्रणकारी भूमिका के साथ साथ निजी क्षेत्र, निजी पूंजी, निजी उद्यमिता की पूरक भूमिका को भी स्वीकार करता है, जबकि ये चीज़ें चीन और रूस में देखने को नहीं मिलती हैं। और यही कारण है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को एक मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था इसका मतलब यह है कि यहाँ जो है सार्वजनिक और निजी भागीदारी दोनों को महत्व प्रदान किया गया है तथा दोनों के जरिए समाज को विकास के स्तर पर पहुँचाए जाने की बात की गई है। भारतीय समाजवादी मॉडल अभाव एवं गरीबी के साथ सामाजिक आर्थिक वैषम्यता को दूर करने हेतु राज्य की कल्याणकारी भूमिका पर भी जोर देता है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि 1991 में जो एलपीजी मॉडल को अपनाया गया, एलपीजी लिबरलाइजेशन, पोलराइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तो 1991 में एलपीजी मॉडल को अपनाने के कारण यह आरोप लगाया जाता है कि भारत जो है
अपने समाजवादी मॉडल से दूर हटता चला गया या दूर हट रहा है, और इस पर जो है कहीं ना कहीं बाजारवाद जो है वह हावी हो गया है, जिसके कारण इसके प्रस्तावना में समाजवाद के जोड़े जाने के औचित्य पर भी प्रश्न खड़ा होता है। लेकिन यह पूर्ण रूप से इसे सही नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि पिछले 3 दशकों में अपने समाजवादी आदर्शों और लक्ष्यों को छोड़ा नहीं है, जिसका आरोप लगाया जाता है सरकार पर, बल्कि सरकार ने कहीं न कहीं अपनी रणनीति में जो है वह बदलाव लाया है, जो कि समय की मांग भी थी। एलपीजी मॉडल अपनाने के बाद राज्य नियंत्रणकारी भूमिका को छोड़कर अब जो है वह नियामक की भूमिका में आ गया है, और आज सामाजिक और आर्थिक आधारभूत संरचना के विकास के संदर्भ में राज्य की भूमिका जो है वह बाजार के लिए और भी बढ़ गई है, और यह राज्य के कहीं न कहीं सामाजिक दायित्व को बढ़ावा देने का काम किया है। और आप देखें कि ये 2013 के आसपास एक कानून बनता है, जिस कानून के ज़रिए कॉरपोरेट को अपने जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के दायित्व को या के निर्वहन की बात की जाती है, और इसमें इस बात की भी चर्चा की गई है कि कॉरपोरेट जो है अपने लाभ का एक निश्चित प्रतिशत, जो कि सरकार के द्वारा 2% निर्धारित की गई है, वह सोशल वर्क में खर्च करे। तो इस पर जो आरोप लगाया जाता है कि भारत जो है अपने समाजवादी मॉडल को पीछे छोड़ दिया है, वह कहना उचित प्रतीत नहीं होता है, और कहना उचित प्रतीत इसलिए भी नहीं होता है कि देखें कि 2004 में मानवीय चेहरे के साथ आर्थिक सुधार का नारा दिया गया, जो कि राज्य के सामाजिक दायित्वों की ओर भी इशारा करता है। तो मित्रों, अब जो है आज प्रस्तावना टॉपिक जो है वह मेरा समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रस्तावना से संबंधित जितने भी संभावित प्रश्न बनते हैं या फिर पूछे जाते रहे हैं या पूछे जाएंगे, उन प्रश्नों का नेक्स्ट वीडियो में विस्तार से डिस्कशन किया जाएगा। और हमसे और हमारे चैनल सिविल सर्विस स्पॉट्स से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का बटन है जिसे दबाएं ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियो की सूचनाएं आप तक पहुंच सके। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।